किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बायोगैस प्लांट का महत्व और उपयोग में सावधानियों पर। साथ ही चर्चा करेंगे भाइयों आज की नसीहत के तहत खेतों में दीमक की रोकथाम कैसे करें, और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती संजीवक खाद किस तरह बनावें, और साथ में भाइयों का करवाएंगे मनोरंजन और दूसरे भी जो समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो भाइयों कार्यक्रम की शुरुआत करें बायोगैस प्लांट का महत्व व उपयोग में सावधानियों। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि खेती बाड़ी में नाइट्रोजन एक महत्व तत्व है, और ये महत्वपूर्ण तत्व होने के तो है, लेकिन इसकी कमी तो कई बार देखा जाओ पौधों पर भी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि यूं तो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो किसान भाई यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नुकसान क्या है, तो किसान भाई ने महंगी पड़ा है, और साथ ही साथ जो खेत का स्वास्थ्य है उस पर भी इसका बुरा असर देखा जाओ है। इसके विपरीत अगर किसान भाई बायोगैस प्लांट तक बनी खाद का प्रयोग करेंगे तो यह एक तो पर्यावरण का मित्र भी है, और साथ ही साथ जो है इसमें पूरे के पूरे 16 तत्व जो है जो पौधे को चाहिए वो सारे इसमें उपलब्ध हुए हैं, जिससे गुणवत्ता में भी सुधार होगा और साथ ही साथ जो किसान भाइयों का खर्चा है वो भी कम होगा। और अपने हरियाणा प्रदेश में तो कम से कम जो है 1 करोड़ टन से भी ज़्यादा गोबर उपलब्ध है, और साथ ही साथ भाइयों किसान जो है इस गोबर का जो मुख्य भाग है वो गोबर की खाद बनाने के रूप में ही इस्तेमाल करे हैं, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है 25 से 30% तक का गोबर जो है वो इस्तेमाल हुआ है उपले बनाने में, जो गोबर के गोसे हैं वो बनाने में हम इस्तेमाल करें हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाइयों केवल 2 से 3% गोबर का इस्तेमाल हम बायोगैस प्लांट में करें हैं। किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोगैस प्लांट से न केवल ईंधन के रूप में हम गैस ले सके हैं, बल्कि एक उत्तम किस्म की देसी खाद भी किसान भाई तैयार कर सके हैं। इससे जो है बायोगैस सैलरी कम है, और यह जो तैयार खाद है यह बड़ी तेज़ी तो तैयार हुआ है, साथ ही साथ या जो है जैसे ही सूखा है उसमें खेत में डाली जा सके, यानी कि तुरंत जो हम इसने खेत में डाल सके हैं। इस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग जो है 1.5% ज़्यादा हो है, और इस हिसाब से भाइयों या गोबर की खाद या जो कंपोस्ट खाद है उससे ज़्यादा बेहतर खाद है। इसमें फास्फोरस और जो दूसरे महत्वपूर्ण तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में हुए हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा हमें पोटाश की मात्रा भी इसमें जो गोबर की खाद उससे ज़्यादा मिला है। और भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गोबर की खाद बनाने में हमने कम से कम 3 से 4 महीने लग जाए हैं, जबकि बायोगैस सैलरी वाली जो खाद है या 1 महीने में तैयार हो जाए है। और जहाँ तक गोबर से तैयार खाद है उसकी मात्रा की हम बात करें तो वो 30 से 40% तक ही तैयार हो है, जबकि बायोगैस प्लांट द्वारा जो गोबर है उसमें 70 से 80% तक जो है खाद तैयार हो जाए खाद। और अगर गोबर के उपले की अगर हम बात करें तो गोबर के उपले जो हम जलावे हैं, क्योंकि गोबर के उपले बनाने का उद्देश्य है खाना बनाने के लिए ईंधन, और जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जलने से धुआं और आँखों की रोशनी पे भी प्रभाव पड़ा है, और कई बार देखा जाओ है कि टीबी और कैंसर जैसी बीमारी भी जो है धुएं की वजह से हुए हैं, जिसका हमारी जान पर तो जोखिम पड़ा है, साथ ही साथ जो है दवाइयों पर जो खर्चा हुआ है वो आर्थिक बोझ भी हमारे ऊपर बढ़ जाए। और अब तो भाई बायोगैस प्लांट से तैयार जो बायोगैस है उसके सिलेंडर भी भरे जा सके हैं, तो जो गैस है उसमें कोई प्रदूषण नहीं है, तो जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है उसका भी निदान हुआ है। साथ ही साथ किसान भाइयों को अच्छी नाइट्रोजन मिल जाए है, खाद की मात्रा इसमें ज़्यादा उपलब्ध है, और बायोगैस प्लांट अगर हम लगावें तो किसान भाइयों को हर महीने जो है खाद भी उपलब्ध हो जाए। और बहुत से किसान भाई तो बायोगैस से बिजली भी उत्पन्न कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात भाइयों यह है कि अगर गोबर को बायोगैस प्लांट के बिना पानी मिलाए डाला जा सका है। पहले तो गोबर और पानी का घोल बराबर हम लेवा थे, लेकिन अब जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गोबर द्वारा चलने वाले जो जनता मॉडल के बायोगैस प्लांट हैं उनको थोड़ा सा संशोधित कर दिया, उसमें उसके डिज़ाइन को बदल दिया है, और उसके डिज़ाइन जो नया तैयार किया है उसमें ताज़े गोबर तो वो चले है। इस नए डिज़ाइन के प्लांट का जो गोबर है उसमें गोबर डालने की जो पाइप है वो 4 इंच की बजाय 12 इंच चौड़ी कर दी है, ताकि गोबर बिना पानी के सीधा डाला जा सके, और इस पाइप की ऊंचाई जो है वो 2.5 से 3 फुट के आसपास रखी जाओ है। अगर ऊंचाई कम होगी तो इसमें बच्चे के गिरने का डर है, और इसके विपरीत अगर हम ऊंचाई 3 फुट तक ज़्यादा कर दें तो गोबर डालने में ज़्यादा दिक्कत आवे है, और उसके लिए फिर स्टूल पर चढ़ कर जो है गोबर डालना पड़ा है। ऐसे में भाइयों गिरने की संभावना या चोट लगने की संभावना रहा है, इसलिए जो पाइप है उसकी ऊंचाई 2.5 से 3 फुट ही रखी जावा है। और गोबर की निकासी का जो स्थान है उसने पूरा चौड़ा करके रखा जावा, जिससे कि गोबर गैस के दबाव को जो है खुद ही बाहर निकाल दे, और निकलने वाला जो गोबर है वो बिल्कुल गाढ़ा हुआ है और सूखने में इसने कम टाइम लग गया है।
इसका लाभ भाइयों यह है कि जो नाइट्रोजन है उसका हवा में उड़ने वाला जो नुकसान है वो कम हो जाए और साथ ही साथ पानी मिले गोबर को सुखाने में हमने ज़्यादा समय लग गया है और जो नाइट्रोजन है वो हवा में अमोनिया के रूप में 30% तक उड़ जाए। और शुरू में तो गोबर बायोगैस प्लांट की जो स्थापना है उसके बाद इसमें गोबर और पानी का घोल ही डाला जाओ है, लेकिन उसके बाद भाइयों जब गैस की निकासी का जो पाइप है वो बंद करके 10 से 15 दिन तक छोड़ दिया जावे तो गोबर जो है निकासी वाले स्थान से गोबर का आना शुरू हो जाए और प्लांट में ताज़ा गोबर बिना पानी के मिलाए सही मात्रा में हर रोज डालना शुरू करा जा सके है और साथ ही साथ भाइयों गैस को आवश्यकता अनुसार हम इस्तेमाल कर सके हैं और जो निकलने वाला गोबर है उसमें हम खाद के रूप में प्रयोग कर सके हैं। क्योंकि भाइयों अगर गोबर में जो है पानी ना मिलाया जावे तो इससे बायोगैस के निकलने वाला जो गोबर है वो गाढ़ा हुआ है और कस्सी की मदद से ट्रैक्टर ट्राली में डालकर खेत में आसानी से ले जाया जा सके है। और भाई साथ ही साथ बायोगैस प्लांट लगाने के लिए ज़्यादा जगह की भी हमने ज़रूरत नहीं पड़ती और जहाँ बायोगैस प्लांट लगाया हो तो वहाँ गाय भैंस भी आसानी तक बांधी जा सके और ताकि उस जगह का हम इस्तेमाल अच्छी तरह तक कर सकें और इसके आसपास की जो जगह है वो भी साफ़ सुथरी रह है और बदबू भी नहीं आती। और एक घन बायोगैस प्लांट के लिए 25 किलोग्राम ने गोबर की जरूरत पड़ा है और 3 से 4 पशुओं के गोबर तक चलने वाला 2 घन मीटर वाला प्लांट लगाने में खर्चा भी बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। इससे बढ़ने वाली जो गैस है उससे 4 से 5 जो घर के सदस्य हैं उनका 3 वक्त का खाना आसानी से तैयार हो जाए। और आजकल तो भाइयों प्लास्टिक के बायोगैस भी उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस प्लांट लगावें। इससे ना केवल किसान भाइयों को आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ ही साथ जो है जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, वो भी शुद्ध रहेगा। और जब बायोगैस प्लांट हम लगावें तो कुछ बातों का हमने ध्यान भी रखना है, जिस तरह ज़मीन समतल और अगल बगल तो थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए ताकि पानी का जमाव ना हो सके। साथ ही भाइयों ज़मीन की मिट्टी ज़्यादा ढीली ना हो और उसकी जो ताकत है वो 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से होनी चाहिए। प्लांट का स्थान भाइयों गैस के इस्तेमाल की जो जगह है उसके नज़दीक ही बना हुआ है, जिस तरह घर है या खेत है, जहाँ भी हमने बायोगैस चाहिए उस जगह के आसपास ही बायोगैस प्लांट हम लगावें। और ये जानवरों के रखे जाने वाली जो जगह है उसके नज़दीक रखें ताकि गोबर को लाने और ले जाने में जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो और पानी का जो स्तर है भाइयों ज़्यादा ऊंचा ना रखें। साथ ही भाइयों प्लांट किसी खुले स्थान पर होना चाहिए ताकि उसे ज़्यादातर समय जो है सूरज की धूप या जो गर्मी है वो मिलती रहे। इससे प्लांट का तापमान सही रहेगा और बायोगैस जो है तेजी से बढ़ेगी। और प्लांट के आसपास भाइयों बड़े पेड़ पौधे ना लगावें क्योंकि उससे जो है पौधे की जड़ें जो अंदर तक चली जाएं और वो प्लांट में नुकसान पहुंचा सके हैं। बायोगैस प्लांट के अगर हम लाभ की बात करें तो भाइयों इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करे है, साथ ही जो मिट्टी जल और वायु प्रदूषण है उसने भी कम करा है। उत्पाद के रूप में हमने भाइयों जैविक खाद मिल जाए है और इस जैविक खाद में सभी 16 के 16 पोषक तत्व जो पौधे देना चाहिए वो सब उपलब्ध है। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है और सिर्फ 1 महीने में जो है हमारी देसी खाद या जैविक खाद जो है तैयार हो जाए। और ऊर्जा उत्पादन की भी जो है ये कम लागत जो है हम ऊर्जा उत्पादन कर सके हैं, बिजली भी बना सके हैं इससे और इसको हम जो है खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सके हैं। और भाइयों यह एक चक्रीय अर्थव्यवस्था ने बढ़ावा देवा है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है हम वाहनों में ईंधन देने के लिए, घरों को गर्म करने खातर और बिजली पैदा करने खातर भी कर सके हैं। तो ये तो हमने भाइयों करी चर्चा कि किस तरह जो है बायोगैस प्लांट लगा के किसान भाई जो है ज़्यादा मुनाफा ले सके हैं और उसके उपयोग में हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। और भाइयों ईब लेवा मौसम की जानकारी, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 45 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। वह आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 47 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि भाइयों तापमान बड़ी तेज़ी तक बढ़ने लग रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चलने लग रही है, तो ऐसे में जो है कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से हम अपने सभी श्रोता भाइयों को, खासकर जो अपने किसान भाई हैं, उन तभी जनहित में अपील करें हैं कि एक तो जल को व्यर्थ ना बर्बाद करें और गर्मी के दिनों में भाइयों आप जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। इसके लिए आप अपने आसपास जो पानी के अलग अलग स्रोत हैं, जिस तरह की पानी के घड़े हैं, मटके हैं, कसोरे हैं या पानी के कटोरे हैं, इस तरह रखें ताकि जो है पशु पक्षी जो है समय समय पर उसमें पानी पी सकें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि समय समय पर इनकी सफाई भी करें और इसमें ताज़ा पानी भरते रहें ताकि पशु पक्षी बीमार ना पड़े। और इसके अलावा भाइयों खाने के लिए भी जो है पक्षियों को दाना और पशुओं को हरा चारा देते रहें जिससे कि उनका स्वास्थ्य गर्मी में ना बिगड़े। और भाइयों ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है भाइयों दिन रविवार और दिन रविवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत।
और सोमवार ने भाइयों चर्चा करेंगे अन्नदाता कार्यक्रम में किसान कैसे करें अपना बेहतर वित्तीय प्रबंधन, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे छोटे फलदार पौधों का लू से कैसे बचाव करें, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीट नियंत्रक अग्नि अस्त्र कैसे बढ़ावें। और इब कराओ भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा, हाँ पड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा, बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के कह रासू मदनावत ने जाके कहिए, मदनावत ने जाके कहिए, दिल अपने ने डांट लिए। तीनों प्राणी मिलके चले, नारे नारे फाट लिए। इसी कसती गड़ी बीत गई, जिसियर ने सुत काट लिए। ईश्वर के आधीन मामला बोलन ते बिना किए। तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया, तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया। यो ते हो गया घोर अंधेरा। हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा, बड़ा बाग में चढ़ा तेरा। हाथ जोड़ के तेरा मेरी काया में, हाँ मेरी काया में जहर भरा से जिसियर लड़ जा काला। मुंह का थूक सूखता आवे, कुछ ना दिखा वाड़ा। इसी कसुती बड़ी रीत की खा के पड़ाती वाला। मरती बरिया तरस दिए, तन लाड लड़ा कपाया। तेरी दाढ़ी का फूल टूट जा, तेरी दाढ़ी का फूल टूट जा। यो ते अंधी ने आगे जा। हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा, बड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ जा तेरा। हाथ जोड़ के तेरा वक्त भाई इसे वक्त जाके कहियो कदे हो निर्णो बासी। राम लाल के रहा करे वत पावे भूखी प्यासी। बोलन तकी सरदा कोना लगी कसुती फांसी। आठों पहरे रहा करती तेरे हाथों में अजवाती। हाँ घर के 12 बाट हो लिए, घर के 12 बाट हो लिए। जो ते हो लिया उजड़ मेरा। हाथ जोड़ के केरा सुनेरी माने करियो बे।
समझदार मानस ने चाहिए, समझदार मानस ने चाहिए अपना फर्ज पुगाना। जिस दुखिया का पूत गुजर जा इत हो ठोर ठिकाना। सब भाइया ने गंदा लगे लहसुर के बिन गाना। वक्त पड़े पे काम चला दे हो से मानस मेहर सिंह इस दुनिया के माँ, मेहर सिंह इस दुनिया के माँ। 2 दिन रेन बसेरा हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माँ ने करियो बेरा। बड़ा बाग में रोए से यू लाल बिछड़ जा तेरा, हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माँ ने करियो बेरा। ये तो सुना भैया ने लोकगीत। और भाइयों करें चर्चा आज की नसीहत के तहत खेतों में दीमक की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, दीमक एक जो है विविध भक्षी कीट है और इसका आक्रमण फलदार वृक्षों, घरों, गोदामों, खेतों और खलिहानों में आमतौर पर देखा जावा है। और फलदार वृक्षों में भाइयों नींबू है, अंगूर है, आम, अमरूद, चीकू, अनार और सब्जियों में भाइयों बैंगन, आलू, मिर्च और अन्य जो सब्जियां हैं। साथ ही साथ फसलों में गन्ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और सरसों आदि की जो फसल है इसमें कीट का विशेष तौर पर आक्रमण देखा जावा है। यानी कि जो दीमक है इसका आक्रमण इन फसलों में आमतौर पर देखा जावा है। और यह जो है कपड़ा है, बांस है, लकड़ी है, कागज है या जो अन्य वस्तुएं जिनमें सेलुलोज की मात्रा हुआ है उनको भी खावा है और उन्हें नुकसान पहुंचावा है। और दीमक भाइयों ज़मीन के अंदर रहकर फसलों की ज़मीन के अंदर ही जड़ें खाकर उन्हें नुकसान पहुंचावा है। ऐसी फसलें जिनमें जड़ें ज़्यादा रेशेदार हुए हैं खास तौर पर उन पर ज़्यादा नुकसान पहुंचावा है। भाइयों ये कीट जो है अंधेरे में रहना पसंद करे है और तेज़ रोशनी ये सहन नहीं कर पाता। इसलिए जो है बड़े बड़े वृक्ष हैं और जो फसल हैं उनके आसपास जो ज़मीन में ही रहकर अंदर ही अंदर जो है मिट्टी के अंदर सुरंग बनाकर वो जड़ों तक पहुंच जाए और अंदर ही अंदर जो है पौधे की जो छाल है उसका गुद्दा है उसने खा कर उसने खोखला करना शुरू करता है। दीमक का प्रकोप रेतीले और शुष्क क्षेत्रों में या जो ऐसी जगह जहाँ पर तापमान ऊंचा हो और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो वहाँ पे इसका आक्रमण ज़्यादा देखा जावा है। दीमक की भाइयों वैसे तो कई सारी जातियाँ पाई जावा हैं और जो है ये मध्यम आकार का, कोमल, मटमैले और सफ़ेद रंग का एक सामाजिक जीव है जो कि चींटियों तक कुछ हद तक मिलता जुलता भी है। और दीमक के परिवार में भाइयों 5 जातियों के सदस्य मुख्य रूप से पाए जावे हैं। इनमें 3 तो हैं जनन जातियाँ यानी कि जो पंखधारी नर और मादा है, रानी और राजा, और 2 बांझ जातियाँ हैं जिन हम श्रमिक या सैनिक भी कहे हैं। और इसके जो जीवन चक्र की बात करें तो भाइयों बारिश के जो है शुरुआत में पंख वाले जो नर मादा है वो लाखों की संख्या में शाम के समय बाम्बी तक निकला है और जो प्रकाश है उसकी तरफ आकर्षित हो हैं। इनमें तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो पक्षी और जो अन्य शत्रु हैं उन्हें खा जाए हैं, जो बचे खुचे रह जाए हैं उनके पंख नीचे गिर जाए हैं। और साथ ही साथ भाइयों जो राजा और जो रानी है वो बाम्बी में सबसे जो नीचे वाली कठोर मिट्टी है उसमें उनका एक कक्ष हुआ जिसने राजसी कक्ष का है उसी में रहे हैं। रानी का कोई पंख नहीं होता, ये पंखहीन हुआ है और अंडे तक भरे रहने के कारण इसका जो पेट है वो काफ़ी फूला रहा है जिसकी वजह से यह हिलडुल भी नहीं पाती। और जो रानी है वो 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी हो है और हर रोज़ यह लगभग 30 से 40 हज़ार तक अंडे देव हैं और कभी कभी तो अंडों की संख्या 80,000 तक जो है हर रोज़ है। और इसका जो जीवन काल है वो 10 वर्ष का जीवन है और 10 वर्ष में लगभग 10 करोड़ तक के अंडे देश का है। और राजा रानी तो जो है आकार में थोड़ा सा छोटा हुआ है। और जो श्रमिक है भाइयों उनकी संख्या बॉम्बे में 80 से 88% तक रवा है। और यह पूरे समूह के लिए भोजन इकट्ठा करना, घर बनाना, राजा रानी के जो अंडे हैं उनकी देखभाल करना, इस तरह के सारे कार्य करे हैं। और फसल ने नुकसान पहुंचाने का काम भी श्रमिक ही करे हैं। साथ ही भाइयों जो सैनिक श्रमिक हैं उनका आकार बड़ा हुआ है और इनका मुख्य काम है बाम्बी और राजा रानी की शत्रुओं से रक्षा करना। अब बात करें भाइयों नियंत्रण की कि जो फसलों में दीमक की समस्या आ जाए तो उसका हम समाधान किस तरह करें। एक तरीका है भाइयों यांत्रिक, यानी कि अगर संभव हो तो दीमक की जो बाम्बी है उन्हें ढूंढ कर उसमें खोद कर
सबसे पहला तो रानी न नष्ट कर दें ताकि उनकी संख्या ना बढ़े। दूसरा भाइयों शस्य क्रियाएं हैं, जैसे कि खेत में कभी भी कच्चा गोबर ना डालें। जब भी हो भाइयों अच्छी पक्की हुई जो है गोबर की खाद का प्रयोग करें, जिससे खेत में दीमक का प्रकोप कम हो जाएगा। और समय समय पर अगर हम खेत में पानी लगावें तो उससे भी देखा जाओ है दीमक का प्रकोप कम हो जाए। साथ ही जिन खेतों में भाइयों दीमक का प्रकोप हो उनमें तथा उसके आसपास जो खेत है उसमें कटाई के बाद जो अवशेष हैं फसल के उन ना छोड़ दें। उन फसल के अवशेष न खा के भाइयों ये जो दीमक है ये जिंदा रहा है। इसलिए भाइयों उन अवशेषों ने जुताई करके खेत का ही हिस्सा मिट्टी का हिस्सा बना दें। साथ ही भाइयों अगर नीम की खड़ी की खाद के रूप में हम प्रयोग करें तो भी दीमक पर हम नियंत्रण पा सके हैं। इसके अलावा भाइयों रासायनिक तरीके से भी हम दीमकों को नियंत्रित कर सके हैं, जिस तरह बीजोपचार करना। जिस खेत में दीमक का प्रकोप ज़्यादा है भाइयों, या जहाँ पर हमने देखा कि दीमक के प्रकोप की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ पर बीज को उपचारित करके ही उसकी बुआई करें। और ये उपाय भाइयों बहुत ही टिकाऊ है, सस्ता है, आसान है और दीमक पर अच्छा नियंत्रण भी करने वाला है। इसके लिए शाम के समय भाइयों बीज को पक्के फर्श या पॉलीथीन की शीट पर फैलाकर आधा दवाई का घोल छिड़क दें और अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद जो बची हुई आधी दवाई है उसका घोल भी जो है छिड़क कर अच्छी तरह से उसमें फिर मिलावें ताकि बीज के सभी भागों पर दवाई की परत अच्छी तरह से लग जाए। और जो उपचारित बीज है उसने रात भर फैलाकर पड़े रहने दें और सुबह इसकी बिजाई करें। अगर जरूरत हो तो भाइयों इसके बाद जो है फफूंदी नाशक और टीके का उपचार भी किया जा सकता है। और अलग अलग फसलों के लिए जो दवाई का घोल है वो अलग अलग हो है। जिस तरह गेहूं की फसल की बात करें तो भाइयों 1 क्विंटल बीज खातर 150 मिलीलीटर क्लोरीपाइरिफास 20 ईसी ताकत की दवाई, या फिर भाइयों 400 मिलीलीटर लिंडेन 20 ईसी ताकत की दवाई, या 250 मिलीलीटर फार्मोथियान 25 ईसी की ताकत की दवाई ना इतने पानी में मिलावा कि घोल जो है वो 5 लीटर बन जाए। अगर हम जौ की बिजाई कर रहे हैं तो 1 क्विंटल बीज के लिए भाइयों 600 मिलीलीटर क्लोरीपाइरिफास 20 ईसी ताकत की दवाई, या फिर 600 मिलीलीटर फार्मोथियान 25 ईसी ताकत की दवाई ना इतने पानी में मिलावा कि कुल घोल जो है वो 12.5 लीटर बन जाए। और भाइयों चने की अगर हम फसल ले रहे हैं तो 1 क्विंटल बीज के लिए उसमें 850 ml मोनोक्रोटोफास 36 SL या फिर 1500 मिलीलीटर क्लोरीपाइरिफास 20 ईसी ताकत की दवाई ना पानी में मिलाकर 2 लीटर का घोल तैयार कर लें। और कपास की फसल खातर भाइयों 1 किलोग्राम बीज को 10 मिलीलीटर क्लोरीपाइरिफास 20 ईसी ताकत की दवाई में 10 मिलीलीटर पानी में मिलाकर उपचारित करें। और मूंगफली की फसल खातर भाइयों 1 किलोग्राम बीज को 15 मिलीलीटर क्लोरीपाइरिफास 20 ईसी ताकत की दवाई, या फिर 15 मिलीलीटर क्विनलफास 25 ईसी ताकत की दवाई तय बिजाई तय कुछ समय पहले बीज ने उपचारित कर लें। और गन्ने की फसल खातर भाइयों गन्ने की पोरियां का जो बिजाई के समय है लगभग 2.5 लीटर केनोडान 20 ईसी ताकत की दवाई, या फिर 8 किलोग्राम डर्सबान 10G नामक दवाई ने प्रति एकड़ के हिसाब से उपचारित करें। और प्रति एकड़ भाइयों 2.5 लीटर क्लोरीपाइरिफास 20 ईसी ताकत की दवाई को 600 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर फुहारे द्वारा खुड्डों में जो है पोरियों के ऊपर छिड़क दें। इस तरह भाइयों हम जो है अलग अलग फसलों में इन रासायनिक विधियों का प्रयोग करके दीमक पर नियंत्रण पा सके हैं। तो ये तो भाइयों करी चर्चा आज की नसीहत के तहत खेतों में दीमक की रोकथाम किस तरह करें। और भाइयों साथ में जानकारी ले हुए प्राकृतिक खेती संजीवक खाद किस तरह बनाओ। किसान भाइयों संजीवक खाद यह एक प्राकृतिक तत्वों तो बनी हुई दवाई है जो कि फसलों में हम सीधी दे सकते हैं। और इसके प्रयोग से जो फसलों की बढ़ोतरी के साथ साथ जो कई तरह के रोग हैं उससे भी फसल में मुक्ति मिल जाए। अब बात करें इस खातर जो सामग्री हमने संजीवक खाद बनानी उसके लिए क्या सामग्री हमने इस्तेमाल करनी है। 100 लीटर अगर हमने तैयार करनी है सामग्री तो उसमें 30 किलोग्राम गाय का गोबर, 3 किलोग्राम गौमूत्र, 500 ग्राम गुड़ और 66 लीटर लेना है पानी। एक ड्रम में भाइयों 30 किलोग्राम गोबर और 3 लीटर गौमूत्र मिला लें। उसमें फिर 500 ग्राम गुड़ अच्छी तरह से मिलाकर फिर उसमें जो है 66 लीटर पानी मिला दें और फिर उसने एक कपड़े तक ढक दें और 10 से 12 दिन तक इसने ढक कर रखें। 10 से 12 दिन के बाद जो है लकड़ी तक इसने हिलाकर हम इसका इस्तेमाल कर सकें। और प्रयोगकरण की विधि है भाइयों 1 एकड़ जमीन खातर 200 लीटर के मात्रा हमने लेनी है संजीवक खाद की और 2 से 3 बार हमने इसका प्रयोग करना है। और प्रयोग हमने किस तरह करना है, जो सिंचाई का पानी है उसके साथ या फिर मिट्टी के साथ मिलाकर भी हम इसका प्रयोग कर सके हैं। तो ये तो बात करी भाइयों संजीवक खाद पे। और किसान भाइयों खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी समस्या के
समाधान खातर। और किसान भाई अगर अलग अलग समय पर जो अलग अलग फसल ले रहे हैं उनमें कोई रोग आ जाए, बीमारी आ जाए या कोई किसी तरह की समस्या है, मौसम संबंधी कोई जानकारी लेनी है, तो किसान भाई जो है किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।